हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो चैप्टर नंबर 1 भूगोल का एनसीईआरटी है, उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो चलिए हम इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इनकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिया हुआ है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन में है वन उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वन उन्मूलन। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी की ऋषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन में है हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बिहार का मैदानी क्षेत्र। चलिए चलिए तो हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो चलिए क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान। चलिए तब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन में है जो बेंजीन। चलिए अगला है यूरिया, एड्रीन और फास्फोरस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एड्रीन। चलिए अब आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में है बलुई मृदा, रेगूर मृदा मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रेगूर मिट्टी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र है। इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन है छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, गंगा घाटी, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा छोटा नागपुर। चलिए हम आगे अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ में कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन में है काली, लाल, रेतीली, जलोढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जलोढ़। चलिए हम आगे अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 8 है। अगला क्वेश्चन है जो भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? सॉरी दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ होना चाहिए 43%। चलिए ऑप्शन है 43% है, 12% है, 19% और
26%। तो इसका आंसर होगा 43%। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए, इनमें कौन उपजाऊ भूमि ह्रास के संरक्षण के उपाय उपयुक्त हो सकता है? इनमें कौन उपयोग भूमि ह्रास के संरक्षण के उपयुक्त हो सकते हैं? ऑप्शन में है भूमि को जलमग्न बनाए रखने, भूमि को जलमग्न बनाए रखें, बाढ़ नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बाढ़ नियंत्रण। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, चलिए क्वेश्चन है जो भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत है, यानी कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत है, क्या है? 10%, 27%, 30% और 48%। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 27%। चलिए यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। चलिए चलिए तो हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? यानी कि भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? तो चलिए हम उत्तर देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 22% है। यानी कि भारत के जो है राष्ट्रीय कृषि उत्पादन क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? तो 22% है। चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है जो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख भू आकृतियों के नाम, यानी कि भारत के प्रमुख भू आकृतियों के नाम, भारत के प्रमुख भू आकृतियों के नाम निम्नलिखित है। एक में है पर्वतीय क्षेत्र 30%, मैदानी क्षेत्र 43% और पठारी क्षेत्र कितना प्रतिशत? तो 27%। यानी कि आपसे पूछा जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव में, जो पर्वतीय क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 30%, मैदानी क्षेत्र है तो कितना? 43%, और पठारी क्षेत्र कहेगा तो 27%। यहाँ तक आप समझ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें। चलिए अब आगे हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है जो, चलिए क्वेश्चन है, एक वर्ष से भी कम समय, एक वर्ष से भी कम समय तक जिस खेत से फसल उत्पादन न हो रहा हो उसका नाम, उसका क्या नाम है? यानी कि एक वर्ष से कम समय तक अगर खेती जिस भूमि पर न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, एक वर्ष से भी कम समय तक जिस खेत पर फसल उत्पादन न हो उसे वर्तमान प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्तमान प्रति हम कहते हैं। चलिए तब आगे हम देखते हैं। आगे है जो, चलिए आगे है, किन दो किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? यानी कि किन दो राज्यों में सबसे व्यर्थ भूमि है? तो पहला है जम्मू कश्मीर, कितना प्रतिशत? 60%, राजस्थान 30%,
सबसे अधिक व्यर्थ भूमि पाई जाती है। यानी कि जम्मू कश्मीर में 60% व्यर्थ भूमि, जहाँ खेतियार नहीं होता है, यानी कि चरागाह उरागाह कुछ भी नहीं, व्यर्थ है। और राजस्थान में 30% भूमि व्यर्थ है। यहाँ तक आप याद रखिएगा। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अगला है जो क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है या कम। तो क्षारीय जो होगा तो वो क्षारीय होता है 7 से अधिक, अम्लीय होता है 7 से कम, और उदासीन होता है 7 के बराबर। तो क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से क्या होगा, अधिक होता है। यहाँ तक अगर आप अच्छे समझ गए हैं तो हम आगे चलने का प्रयास करते हैं। चलिए तब हम आगे चलते हैं। अब आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। सबसे पहले जो जलोढ़ मिट्टी वाला राज्य कौन कौन सा है उसका नाम बताना है। उसके बाद इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, यानी कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, इसके बारे में भी बोला जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। इसका आंसर है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बांग्लादेश इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि ये सब राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है जो इन मृदा में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है। तो इन मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि फसल उगाई जाती है। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं। आप सब इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। क्वेश्चन में है जो समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव, यानी कि पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ीनुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को समुच्चय खेती यानी कि समुच्चय कृषि कहते हैं। यानी कि पहाड़ वाला जो इलाका होगा ना, वहाँ जो तेज जल का बहाव होगा उस पर क्या होगा, सीढ़ीनुमा खेती करा के उस पर खेती किया जाता है, उसे ही समुच्चय कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इससे क्या होगा, जो मृदा अपरदन को रोका भी जा सकता है। चलिए तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं, और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है जो पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी होता है। यानी कि जहाँ पवन ऊर्जा होता है, यानी कि पवन बहुत तेजी से चलता है, वहाँ कौन सी खेती की जाती है, इसी के बारे में हमें पूछा जा रहा है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। आंसर है पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टी का कृषि श्रेयक होता है। यानी कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टी का कृषि की जाती है, जो फसल के बीच घास की पट्टी का विकसित कर
की जाती है, यानी कि दो फसल होगा, वो दोनों फसल के बीच में घास की पट्टियाँ लगा दी जाती है, उसे ही कहते हैं पट्टी का कृषि। उसे ही क्या कहते हैं? पट्टी का कृषि। चलिए, तब क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने का प्रयास करते हैं। चलिए 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 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, जो भारत के किन भागों में डेल्टा का विस्तार हुआ है, वहाँ की, दोस्तों यहाँ मादा न होगा, यहाँ होगा मृदा। यहाँ की मृदा का क्या विशेषता है, यानी कि जिन भारत के भागों में डेल्टा का विकास हुआ है, वह मृदा का क्या विशेषता है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल, गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियां द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। यानी कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन नदी द्वारा? तो गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी द्वारा कहाँ बनाया गया है डेल्टा? पश्चिम बंगाल में। महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी के द्वारा कहाँ बनाया गया है? तो पूर्वी तट पर। कहाँ? तो पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो चलिए इसी में है, इन क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि देखो, गंगा का क्षेत्र होगा, गंगा का क्षेत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, इन सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे है, इस मिट्टी का गठन बालू, सिल्ट, मृत्तिका के विशेष अनुपात से होता है। यानी कि ये सब मिट्टी का निर्माण जो होता है विशेष तरह से होता है। जैसे मिट्टी का गठन क्या कैसे होता है? बालू, सिलट, मृत्तिका, इन सभी के विभिन्न अनुपातों में बना दिया जाता है। इसका रंग कैसा होता है? तो धुंधला होता है। यानी कि डेल्टाई वाला जो भी क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? तो धुंधला मिट्टी के तरह होता है, से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। लालिमा लिए हुए कैसे रंग का होता है? तो भूरे रंग का होता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? जो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, फसल चक्र मृदा संरक्षण, फसल चक्र मृदा संरक्षण से किस प्रकार सहायक है? यानी कि फसल चक्र जो है मृदा संरक्षण से किस प्रकार सहायक है। तो इसका हम आंसर देखते हैं। जो दो दो धान्य फसल के बीच एक उगाने दलहन फसल को उगाना फसल चक्र कहलाता है। यानी कि दो ठो फसल के बीच एक अगर दलहन या तेलहन फसल हम लगा देते हैं तो उसे ही फसल चक्र कहते हैं। और इसमें जो है आगे अगला पॉइंट है, इसके द्वारा मृदा के पोषीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। यानी कि फसल चक्रण के द्वारा मृदा के जो पोषीय स्तर है, क्या है? पोषीय स्तर, वह हमेशा के लिए बना हुआ रहता है, क्योंकि दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। देखो, तो इसमें जो होता है वह नाइट्रोजीकरण वाला जो जीवाणु होता है वह दलहनी पौधा के जड़ में यानी कि गांठ में रहता है, जिसके कारण मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा उपस्थित रहती है, जिससे वहाँ उ- उस क्षेत्र में उस क्षेत्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु
की जनसंख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उस जमीन पर या उस भूमि पर उपजाऊ अत्यधिक होता है, उसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम। तो आप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं। तो यह चैप्टर होता है द इंड। फिर हम अगले दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। फिलहाल जय हिंद, जय भारत। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और लाइक कर दे। अगर अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ चैनल को